से आप निकाल दें। और फालतू पौधों को निकालने के बाद जब आप खाद डालेंगे, इसमें तकरीबन 25 से 30 दिन का अरसा लगता है। और उस वक़्त अगर मौसम साज़गार हो तो डोडियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब फल शुरू होता है तो उस वक़्त पौधे की खुराक की ज़रूरियात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो वो ऐसी स्टेज है कि उस वक़्त अगर खाद देंगे तो पौधा ज़्यादा मिकदार में खाद हासिल कर लेगा, और वो खाद जो है पौधे का हिस्सा बनेगी और आगे फिर फल बनने में मददगार साबित होगी। तो ये इसका बुनियादी नुक्ता है। अब इसमें एक बात ये आती है कि जी खाद फिर हम डीएपी को डालें कैसे? तो डीएपी का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ये पानी में हल पज़ीर है। इसको इरिगेशन के साथ ड्रम में हल करके इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो पानी में जो खेत को पानी जा रहा है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डालते जाएँ, और आहिस्ता-आहिस्ता वो सारे खेत में चली जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये जो डीएपी है ये ज़मीन में मूव नहीं करती, फास्फोरस जो है ये ज़मीन में मूव नहीं करती, जहाँ इसको डाला जाए वहीं पड़ी रहती है, मोबिलिटी नहीं है इसकी। तो इसलिए इस हवाले से ये अर्ज़ है कि जब पानी में हल करके इसको डाला जाएगा, तो जहाँ-जहाँ पानी जाएगा वहाँ-वहाँ खाद ये पहुँच जाएगी, और पौधे की जड़ों तक ये पहुँच जाएगी, और पौधा इसको इस्तेमाल कर लेगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर किसी के पास गोडी वाला हल मौजूद है और उसके साथ खाद भी डाली जा सकती है। खाद का सिस्टम उसके ऊपर लगा होता है हल के ऊपर, तो वत्तर पे गोडी के ज़रिए भी खाद खालियों में दी जा सकती है। उससे भी खाद की मिकदार कम हो जाती है, और वो खाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर पूरा सीज़न जो है वो पौधे को मिलती रहती है। तो उसकी मिकदार कम होने से अखराजात भी कम हो जाते हैं, और उसका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा होता है पौधे को। तो तो ये इससे इससे आपने कोई मतलब आपने फ़र्क देखा है कि जो आप पानी से फर्टिगेशन से करते हैं और जो छींटे से देते हैं, तो ये दोनों खादों से आपकी जो पैदावार आपने तो तजुर्बे किए होंगे, तो कितना फ़र्क पड़ता है पैदावार में? तो हमारे फार्मर्स को ज़रा बताएँ प्लीज़। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो छट्टे के ज़रिए दी जाती है ना, वो तकरीबन 50% तो पौधों की रेंज में होती है, 50% तो पौधों की रेंज से वैसे ही निकल जाती है। और उसके बाद चूँकि हमारी ज़मीनों की पीएच 8 से ज़्यादा है, और बाज़ जगह पे कैल्शियम की मिकदार भी ज़मीनों में ज़्यादा है, तो इस वजह से हमारी ज़मीनें फ़ॉस्फ़ोरस के लिए कोई ज़्यादा मौज़ू नहीं है। तो जितनी ज़्यादा देर खाद ज़मीन में पड़ी रहेगी और पौधों की पहुँच से दूर होगी, वो कैल्शियम के साथ उसका रिएक्शन होने से उसकी अवेलेबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, और वो कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट की शक्ल में इनसॉल्युबल फ़ॉर्म में, गैर हल पज़ीर फ़ॉर्म में आ जाती है। तो वो फिर फ़ायदा को नहीं उसका डालने का, जिस तरह जो प्रैक्टिसेज़ आम तौर पे फ़ार्मर्स कर रहे हैं। तो इसलिए जो पानी के ज़रिए दी जाती है वो तकरीबन सारी पौधे को अवेलेबल हो जाती है। जितनी पौधे को उस वक़्त ज़रूरत है वो पौधा ले लेगा, और नेक्स्ट जो पानी के ज़रिए दी गई पानी जहाँ-जहाँ जज़ब होगा वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी, और अगले पानी में हल पज़ीर होकर फिर दोबारा पौधे को मिल जाती है। तो इसमें एफ़िकेसी बहुत बढ़ जाती है, और उसका असर जो है वो पैदावार पे भी होता है। तो पैदावार में काफ़ी फ़ायदा है। जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हम रिसोर्सेज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसको एफ़िशिएंटली यूज़ किया जाए, ताकि जो अखराजात हम शुरू में बचा सकते हैं, वो बाद में बेहतर प्लांट प्रोटेक्शन की शक्ल में, कीड़ों के कंट्रोल की शक्ल में हम कर सकें। होता ये है कि फार्मर जो है वो शुरू में बहुत ज़्यादा अखराजात कर लेते हैं, ज़मीन की तैयारी पे खादों की शक्ल में, और जब असल सीज़न आता है, जब भरपूर फल लग रहा होता है, जैसा कि सितंबर, अक्टूबर का महीना जो है, वो बड़ा क्रिटिकल होता है, और उस वक़्त अगर कीड़े का हमला हो तो फार्मर की जेब जो है वो उस वक़्त खाली हो चुकी होती है, और वो फिर उसको देखता ही रह जाता है कि मैं अब क्या करूँ? हालाँकि वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, ज़्यादा फल उस वक़्त आता है, और उस वक़्त अगर पे बेहतर मैनेजमेंट कर ली जाए तो कीड़ों के नुकसान से फसल को बचा के बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है।
आई थिंक ये बहुत आपने जी। इम्पोर्टेंट बात की है कि जो है ना, ये शुरू में आपने, जैसे ना एथलीट होता है ना, जब रन कर रहा होता है ना, शुरू में कम ताकत लगाता है, तो क्योंकि जी। उसकी ताकत जब उसने आखिरी राउंड में जाना तो ज्यादा चाहिए होती है फिर, तो इसलिए पौधे की जब वो उसका फूल बन चुका होता है, जब उसका टिंडा बन चुका होता है, उस वक्त उसको जो ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मेरे साथ अभी कॉल में कुछ फार्मर हजरात भी हैं, मैं चाह रहा था कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें। जी जी, तो आज असल में हमारा कुछ इशू हो रहा है कि लाइव उस पर नहीं है हो रहा सावी के जो हमारा प्लेटफॉर्म है, तो लेकिन ये कि आई थिंक ये क्रिटिकल है। अच्छा, वैरायटीज के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जी अगर वैरायटीज की सूटेबिलिटी इलाकों के हिसाब से, कि भावलपुर के लिए कौन सी वैरायटी सूटेबल है, रहीम यार खान के लिए अगर आप नीचे आ जाते हैं, मुल्तान के लिए या दूसरे जो रीजन्स हैं खाले माल के लिए, तो जरा कुछ लोकेशन स्पेसिफिक भी कुछ हमारी वैरायटीज हैं। जी, बिल्कुल हैं। और मेरा ख़्याल है इसके लिए जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो कपास का पैदावारी मनसूबा के नाम से वो जो इन्फॉर्मेशन पंजाब गवर्नमेंट ने तैयार की है, अगर फार्मर्स उसको फॉलो कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वैरायटीज़ बहुत सारी हैं और फौरी तौर पे हर वैरायटी ज़हन में नहीं आता कि कौन सी वैरायटी कहाँ पे ज़्यादा अच्छी पैदावार देगी। तो उसमें हमने खादों के बारे में भी सिफारिशात दी हुई हैं, पानी के हवाले से भी और इसी तरह वैरायटीज़ की सिलेक्शन के हवाले से भी। तो फार्मर्स को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो उस पैदावारी मनसूबे को देखें और उसके मुताबिक अपने इलाके के हिसाब से वैरायटी को काश्त करें, वो ज़्यादा बेहतर पैदावार दे सकती है। अच्छा, पानी के हवाले से एक बात मेरे ज़हन में आ रही थी कि पानी जो है वो फसल की ज़रूरत को देखते हुए देना चाहिए। होता ये है कि पानी किसान की मजबूरी ये है कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करता है और उस हिसाब से पानी देता है। लेकिन उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि पानी कम वक़्फ़े से भी दिया जा सकता है और बाज़ औक़ात वो ज़्यादा वक़्फ़ा हो जाता है और उस वक़्त पानी दे रहा होता है। तो दोनों सूरतों में पानी का कम वक़्फ़े में देने की वज़ह से पानी का ज़िया होता है और ज़्यादा वक़्फ़े से फसल का नुकसान होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मुनासिब वक़्फ़ा रखा जाए। उसके लिए अल्टरनेट जो ट्यूबवेल का सोर्स है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और फसल की नौइयत को देखकर पानी लगाया जाए, क्योंकि फसल खुद बताती है कि मुझे अब पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर ऊपर वाले पत्ते मुरझा रहे हों और शाम को फसल जो है वो दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती है, तो फिर तो पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन को चूँकि गर्मी होती है और पौधों का पानी बड़ी तेज़ी से ज़ाया हो रहा होता है, तो पौधे मुरझा जाते हैं। लेकिन शाम को अगर रिकवर कर जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उनको पानी जड़ों से इतना मिल रहा है कि पौधे ये सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर शाम को पौधे रिकवर ना कर रहे हों, मुरझा रहे हों, तो फिर उसको पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो सफ़ेद फूल अगर पौधे की टॉप पे आना शुरू हो जाए, तो उस वक़्त भी पौधा जो है वो पानी माँग रहा होता है, उसको स्ट्रेस होती है। तो इस स्ट्रेस से उसको बचाने के लिए पानी लगाना चाहिए। बाकी पानी जो है वो ज़्यादा खालियाँ पूरी भरने की ज़रूरत नहीं है, तने को डुबोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पानी वो पौधे की जो जड़ है वहाँ तक पहुँचाना है, ना कि तने को लगाना है। तो ज़्यादा भरने से वो सारा पानी जज़ब नहीं होता, ज़्यादातर वो फिर बुखारात की शक्ल में उड़ जाता है, तो वो पानी ज़ाया होता है। तो इसलिए जैसे शुरू में बात हुई है रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो इन रिसोर्सेज़ को इस तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि हम जो पानी हम यहाँ ज़ाया कर रहे हैं, वो किसी और खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाद को और पानी को सही इस्तेमाल करने से बहुत सारी बचत भी हो सकती है और फसल का फ़ायदा भी हो सकता है। जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। अच्छा, अब जो है हमने फसल लगा ली, ठीक है जी, देखना है कि उसकी सोइंग हमने की थी जब, तो जर्मिनेशन का हम टेस्ट कर सकते हैं कि कितनी जर्मिनेशन हुई है। अगर ऊपर कई दफ़ा बारिश हो जाती है, जर्मिनेशन इफेक्ट होती है, तो वो मतलब क्या ऐसे तरीके हैं कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन जो है ले सकें खेत के अंदर? देखें वो अर्शद साहब ने इस हवाले से बात कर दी है। आप मुझसे पूछ रहे हैं या किसी और जी से? जी जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे आप कर सकते हो। हाँ, अर्शद साहब ने पहले अच्छे तरीके से समझा दिया है कि जो भी सीड आप ले रहे हैं, एक तो मुस्तनिद ज़राए से लेना चाहिए
और ज़ाहिर है उसमें जर्मिनेशन का बाकायदा बताया गया होता है कि कितनी जर्मिनेशन है। लेकिन अगर आपने अपना सीड तैयार किया है फार्मर ने और या किसी अपने करीबी फार्मर से लिया है, तो बुझाई से पहले उसकी जर्मिनेशन को टेस्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। तो जर्मिनेशन के हिसाब से फिर उसको सीड रेट एडजस्ट करना चाहिए। जर्मिनेशन अगर कम है तो ज़्यादा सीड इस्तेमाल करें, जर्मिनेशन अगर 70 से 75% है तो 6 किलो से भी खेलियों पे काश्त हो जाती है। लेकिन अगर 60% है या 50% है तो फिर उसको 8 किलो या इवन 10 किलो तक भी जाना पड़ सकता है बाज़ केले के सूरत हाल में, ख़ासकर उस ज़मीन में जहाँ जो ज़मीन सख्त है और वहाँ पे बाज़ का जर्मिनेशन कम होती है। जो रेतली ज़मीनें हैं या मैरा ज़मीन है वहाँ पे थोड़े सीड से भी गुज़ारा हो जाता है, उनकी जर्मिनेशन बहुत बेहतर हो जाती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए। उसके बाद फिर ये है कि अगर फालतू पौधे कुछ हैं तो उनको निकाल दिया जाए ताकि पौधों की तादाद पूरी हो सके। ठीक है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो मैं देख रहा था मेरे सामने जो पंजाब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन आई है, तो उन्होंने इसका जो 6 किलोग्राम जो है बुर के साथ बुर उतरा हुआ और बुरदार जो है 8 किलोग्राम बताया है, अगर 75 से ज़्यादा उसकी जर्मिनेशन है। और जगह जिसकी जर्मिनेशन जो है अगाव 60% है, वहाँ पे इन्होंने इसको जो है ना 8 किलो जो है बुरा उतरा हुआ और 10 किलो जो है बुरे के साथ जो है ना बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि हम जो प्लांट पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, जो खेत के अंदर होनी चाहिए उतने नंबर ऑफ प्लांट्स मिनिमम जो है, जो आपने शुरू में जिक्र किया था 21,000 है, 17,500 फी एकड़। जी जी। और जी, तो मेरे ख्याल में अब डॉक्टर अरशद साहब के पास चले जाते हैं। तो जिम्मेदार को कुछ अंदाजा होता है पौधों का, किस तरह से वो अंदाजा करे कि जी ये कितने हैं, नंबर्स का अंदाजा तो मेरे ख्याल आम जिम्मेदार को इसका नहीं होता। जरा कोई थोड़ा देसी तरीके से बताएं जी डॉक्टर डॉक्टर ये साहब। होता है कि जब बिजाई के बाद जनरेशन हो जाती है ना, तो जिम्मेदार से ये देखता है कि किसी जगह पे गैप तो नहीं है। अगर किसी जगह पे गैप है, क्योंकि उसको गिनना तो पॉसिबल नहीं है, ना ही गिना जा सकता पौधों को, तो ये है कि अगर जगह पे गैप ज्यादा है कि 5-5, 6 फुट का गैप आ जाता है या इससे बड़ा कोई गैप आ जाता है, तो फिर जनरेशन इसका मतलब तो सही नहीं है। वहाँ पे उसको जो गैप आ गए हैं उनको पुर करना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज थोड़ी थोड़ी किसी जगह पे कोई 1-2 पौधा कम है, तो वो कार्टन का पौधा ऐसा है कि थोड़ा सा अपने आप को फैलाव कर लेता है, वो उसको फैला अपने आप को फैला के तो गैप को पुर कर देगा, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह इसीलिए डॉक्टर साहब ने जो डॉक्टर फयाज साहब ने पहले फरमाया था कि उसकी तादाद जो है 18,000 से लेके 23,000 तक, यानी काफ़ी रेंज है इसकी कि पौधों की होनी चाहिए। तो इसलिए अगर 18,000 है तो वो भी मुनासिब है, अगर 23,000 है तो वो भी मुनासिब है। दूसरा डिपेंड करता है कि वैरायटी कौन सी है। अगर वैरायटी ऐसी है कि जो ज़्यादा शाखें नहीं, तो उसका फिर सीड भी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसकी या कद ज़्यादा नहीं करती, छोटे कद की है, ज़्यादा शाखें नहीं निकालती, तो उसका सीड भी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके जो पौधों की तादाद है वो भी ज़्यादा रखनी होगी। लेकिन अगर लंबे कद की वैरायटी है और झाड़ीदार पौधा है तो फिर उसके पौधों की तादाद भी कम होनी होगी। तो ये जो ब्रीडर्स हैं जब अपनी वैरायटीज़ देते हैं तो उसमें एग्रोनॉमिस्ट ने ट्रायल्स वगैरह किए होते हैं, और उन्होंने जो उसका पैकेज दिया होता है कि उसकी काश्त करने का तरीका वगैरह ये वो, उसमें दिया होता है कि पौधे से पौधे की जो है फासला कितना होना चाहिए। कोई 1 फुट रिकमेंड करता है अपनी वैरायटी के लिए, कोई 1.5 फुट, तो अंदाजन इसी हिसाब से पौधों की तादाद जो है फिक्स हो जाती है। तो इसमें यही है कि डॉक्टर साहब के अगर पौधे को एक ज़्यादा गैप नहीं है तो इसका मतलब है कि पौधों की तादाद पौधों की ज़्यादा परेशानी नहीं करती। जी बहुत डॉक्टर शुक्रिया साहब, और हमारे साथ। अगर मैं देख रहा हूँ अभी माशाल्लाह हमारे साथ इंजीनियर मुश्ताक गिल साहब जो सीईओ हैं साबिक, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। उन्हीं की बात कर रहे थे, जमीन के हवाले से कर रहे थे, मेरे ख्याल में उनसे राय लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी गिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन अस्सलाम वालेकुम। जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने अभी जो है मैं डॉक्टर अरशद साहब का और डॉक्टर फयाज साहब के व्यूज सुने, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं 1-2 चीज़ों का ज़रा ये जो हमारा कॉटन का प्रोडक्शन प्लान है इसको मैं देख रहा था, तो इसमें जो दिया है कि सीड रेट की रिकमेंडेशंस
ड्रिल सोइंग में वो जो दिया है वो ड्रिल सोइंग पर वो 8 kg और रेस्ड बेड में 4 kg फजी सीड या डीलिंटेड सीड का ये दिया है। तो मैं चूंकि एक्सपर्ट्स हैं, मेरा तो काटने में इतना तजर्बा नहीं, तो ये अगर बेड प्लांटिंग में, रेस्ड बेड प्लांटिंग में हमें सीड भी आधा इस्तेमाल करना चाहता है जो काटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें अगर ये बता सकेंगे कि कितना एरिया, कितने % एरिया रेस्ड बेड के अंडर है और कितना एरिया जो है वो ड्रिल सोइंग के अंडर है। मैं इसलिए चाह रहा था कि अभी हम जो एक कॉन्फ्रेंस करके आ रहे हैं, सावी ने जो अरेंज किया है, वहां पर जो हमें दिया गया है कि सारी क्रॉप्स को हम रेस्ड बेड पर लेके जाएं, तो उस सूरत में मैं जरा ये इस सिलसिले में अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इस वक्त जो सीड ऑफ गुड जर्मिनेशन % जो है वो बहुत रेयर है और महंगा है। अगर रेस्ड बेड पर वाकई ही आधा बीज लगता है तो मेरा ख्याल है कि रेस्ड बेड को हमें एनकरेज करना चाहिए। दूसरा, मैं बड़े, चूंकि मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आई मस्ट एक्सेप्ट माय इग्नोरेंस। वो प्रोबेबली डॉक्टर अरशद साहब ने जो बात की वो रेस्ड बेड को जरा ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। दूसरे में मुझे जो नजर आया उसमें रेस्ड बेड में ये में भी मेरे समझने में गलती लगी मुझे। तो उस सूरत में ये है कि आया फर्टिलाइजर जो है वो हमें, चूंकि हमारे तो फर्टिलाइजर सारी की सारी जो है वो होती है, फर्टिगेशन का तो सबर ही नहीं आम फार्मर्स में। वो तो करता है कि वो या तो रिज के जरिए देता है फर्टिगेशन, यानी स्प्लिट डोज जो है, जो बेसल डोज है वो मुझे समझ नहीं आई कि हम वो सोइंग के जो है वो दे। मैं जहां तक रेस्ड बेड फार्मर्स को जानता हूं, वो तकरीबन जो बेसल फर्टिलाइजर है, भले वो DAP है या दूसरी फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, वो एट द टाइम ऑफ सोइंग दे। तो ये मैं 2 पॉइंट्स जरा साइंटिस्ट से, एक्सपर्ट से ये करना चाह रहा था, क्योंकि हमें जो इस वक्त फीडबैक जो मिल रही है, रेस्ड बेड प्लांटिंग जो है कॉटन में वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है और उसमें सीड भी कम इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर का यूज भी प्रोबेबली एफिशिएंट होता है। तो मैं इस सिलसिले में जरा अपनी गाइडेंस के लिए पूछना चाहूंगा डॉक्टर, बोथ फ्रॉम डॉक्टर अरशद साहब एंड डॉक्टर। मेरा ख्याल डॉक्टर फयाज साहब ने पहले भी डॉक्टर गिल साहब इसके जिक्र किया है कि जो बेसल डोज है पहले यही रिकमेंड किया जाता था कि जब ज़मीन तैयार की जाती है तो उस वक्त खाद उसमें डाली जाए, लेकिन फयाज साहब ने जो फरमाया है कि हमारे जो ट्रायल है वो साबित करते हैं कि पहले खाद की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डॉक्टर फयाज साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो एक बार फिर रिपीट कर दें ताकि गिल साहब को मुमकिन है गिल साहब ने पहले नहीं सुना, वो कह रहे हैं कि उन्होंने देर से ज्वाइन किया। तो मैं डॉक्टर फयाज साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोबारा इसको वजाहत से बता दें। जी शुक्रिया अर्शद साहब। गिल साहब ने 2 बातें पूछी हैं। एक तो उन्होंने एरिया पूछा है कि रेस्ड बेड पे एरिया कितना है कॉटन का, तो एग्जैक्ट फिगर तो वैसे नहीं है इस वक्त मेरे पास, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि 70 to 75% जो है वो रेस्ड बेड पे कॉटन लग रही है, क्योंकि पानी की शॉर्टेज है जिसकी वजह से ज़्यादातर फार्मर जो है वो रेस्ड बेड पे आ गए हैं। इसमें अगरचे इंटरवल कम है लेकिन पानी कम लगता है, और जो फ्लैट्स होएगा या ड्रिल कास्ट है उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो इस वजह से, और दूसरी बात जो अभी बात हो रही थी सीड की, ये वाकई फैक्ट है कि रेस्ड बेड पे सीड की क्वांटिटी कम हो जाती है क्योंकि उसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है, जबकि ड्रिल कास्ट में जर्मिनेशन कम होने की वजह से सीड रेट ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जिसकी वजह से सीड की क्वांटिटी रेस्ड बेड में कम होती है। अच्छा, जहाँ तक खाद की बात है, जो गिल साहब ने फरमाया बिल्कुल ऐसे ही है कि ज़्यादातर फार्मर अभी भी बेसल डोज पे ही ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम जितने भी फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं उनको यही बताते हैं कि आप
जो बेसल डोज है वो ना दें। और काफ़ी सारे फार्मर अब इस बात पे आ रहे हैं कि शुरू में खाद देने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है और क्वांटिटी भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो खाद पौधे की पहुँच से दूर होगी, वो सारा सीज़न वैसे ही पड़ी रहेगी और हाई पीएच होने की वजह से ख़ुसूसन मैं फ़ॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ कि हाई पीएच होने की वजह से वो सॉइल के साथ रिएक्ट करती है, जिसमें जो हमारी ज़मीनें चूँकि पीएच 8 से ज़्यादा है, इनमें कैल्शियम डोमिनेट कर रही होती है। तो कैल्शियम फ़ॉस्फेट कंपाउंड्स बनते हैं और वो आस्ता-आस्ता इनसॉल्युबल फॉर्म्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि शुरू में पौधे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है खाद की, क्योंकि पौधा बहुत छोटा है और जो सीड है डाई कॉटन का पौधा है ये, तो इसमें खुराक मौजूद होती है ऑलरेडी। वो खुराक 15 से 20 दिन तक पौधे को ले जाती है, उसकी ज़रूरत को पूरा करती है और उसके बाद जब डोडियाँ आना शुरू होती हैं, तो उस वक़्त खुराक की ज़रूरत बढ़ती है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि जब छँटाई मुकम्मल हो जाए और डोडियाँ आना शुरू हो जाएँ, तो उस वक़्त खाद डाल दी जाए। तो उस वक़्त पौधा एफ़िशिएंटली उस खुराक को हासिल कर लेता है। इस तरह खाद का जो ज़िया है वो कम हो जाता है। अदरवाइज़ ये होता है कि खाद पौधे की पहुँच से दूर होने की वजह से उसकी एफ़िशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। तो कॉस्ट शुरू में बढ़ जाती है, जबकि फ़ायदा कम होता है। तो ये इस पे हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, हमने स्प्लिट डोज़ेज़ भी फ़ॉस्फोरस की डाली है। हमने 25 डेज़ और 50 डेज़ तक भी इस्तेमाल किए हैं। तो ये स्प्लिट डोज़ेज़ भी इफ़ेक्टिव हैं और अगर 25 डेज़ के बाद इकट्ठी डाल दी जाए, तो ये भी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो ब्रॉडकास्ट की जाती है शुरू में। तो ये दोनों का फ़ायदा जो बेसल डोज़ है उससे बेहतर है इनका इस्तेमाल। जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा बताइए, ये जो हम बीटी के बारे में सुनते हैं, बीटी की जो हमारी वैरायटीज़ हैं, तो मैंने पिछले दिनों डॉक्टर साहब से अगेन सुन रहा था इंटरव्यू कि हमें जो है सारी बीटी नहीं लगानी चाहिए, हमें साथ मिक्स करके जो है दूसरी वैरायटीज़ भी कुछ खेत में। जी, आवाज़ आपकी ब्रेक हो गई है। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो बीटी एग्जाम है, बीटी एग्जाम की हम जब सिलेक्शन करके उनको हम जो अगर हमें 10 एकड़ लगाने हैं, तो उसमें से कितनी बीटी लगाएं और कितने दूसरे लगाएं, जरा थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी, आपको आवाज मेरी आई? जी, जी, बिल्कुल आ गई। इसमें अरशद साहब मेरा ख्याल बता सकते हैं बेहतर तरीके से। इसमें नॉर्मली डॉक्टर साहब ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप बीटी वैरायटी लगा रहे हैं तो कुछ एरिया, मतलब तकरीबन 10% तक एरिया जो है वो नॉन बीटी का ज़रूर काश्त करें। उससे ये होता है कि अगर आप नॉन बीटी काश्त नहीं करते तो बीटी सिर्फ वैरायटी काश्त करते हैं, तो उसमें कुछ कीड़े जो हैं वो बीटी में कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है, कीड़ों के अंदर जल्दी कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। कुव्वत मुदाफ़त तो अल्टीमेटली पैदा होनी होनी है, लेकिन अगर आप टोटली बीटी काश्त करेंगे तो जो टाइम है वो कम हो जाएगा कुव्वत मुदाफ़त पैदा होने का। यानी अगर इस तरह 2-3 साल में कुव्वत मुदाफ़त पैदा होनी है, लेकिन अगर आप उसमें तकरीबन 10% एरिया जो है वो नॉन बीटी का काश्त करते हैं, तो फिर कुछ जो है जो इंसेक्ट जो है वो नॉन बीटी पे परवरिश करते हैं, कुछ बीटी पे आपस में मिलाप करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो कुव्वत मुदाफ़त का टाइम जो है, पीरियड जो है वो लंबा हो जाता है। यानी अगर 3 साल में कुव्वत मुदाफ़त पैदा होनी है तो वही 6-7 साल तक अरसा चला जाता है। इस तरह आपकी जो बीटी जीन जो है वो लंबे अरसे तक काम करता है। तो कीड़ों के अंदर कुव्वत मुदाफ़त जो है वो पैदा नहीं होती बीटी के अगेंस्ट। तो इस वजह से जो बीटी का जो अफादियत है वो बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज चूंकि बैठे थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन की इतने लंबे के लिए नहीं है, चूंकि रमजान शरीफ है, तो हम चूंकि ज्यादा सोइंग के अराउंड रहेंगे आज, हम जो ना कुछ डिजीजेस के बारे में नहीं बताते इतना, लेकिन शुरू में मतलब जो पहले जब उगता है, अभी जब बीज उगा है उसके बाद जो बीमारियां आती हैं, मतलब नॉर्मली अगर तो सीड ट्रीट किया तो कितने दिन तक उसमें मदाफत रहती है, जरा उसके बारे में बताएंगे।
जी फयाज साहब। जी, इसमें नॉर्मली ये 30 से 35 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है और बेसिकली ये जो सी ट्रीटमेंट होती है ये सेकंड पेस्ट के लिए होती है, रस चूसने वाले कीड़ों के लिए होती है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पौधे को रेजिस्टेंस शुरू में प्रोवाइड कर दी जाए ताकि पेस्ट का अटैक ना हो, क्योंकि अगर पेस्ट का अटैक हो जाता है तो और पौधा चूंकि बहुत नाजुक होता है शुरू में, अगर शुरू में ही स्प्रे करना शुरू कर देंगे तो उससे एक तो पौधे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाती है और दूसरा फिर अखराजात भी बढ़ते हैं और तीसरा ये जो पेस्ट रेजिस्टेंस की बात अभी कर रहे थे अर्शद साहब, तो उसका भी अमकान बढ़ जाता है। तो इसलिए सीड ट्रीटमेंट के ज़रिए से उस मरहले से आदमी एस्केप हो जाता है जो शुरू में पेस्ट का अटैक होता है। बहुत शुक्रिया। इसमें अच्छा डॉक्टर मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि उससे एक और फायदा ये भी होता है कि हम एक जो पहला स्प्रे है वो डिले करते हैं, जिसकी वजह से जो एक नेचुरल फाना है वो डिस्टर्ब नहीं होता। जो हमारे प्रीडेटर हैं, पैरासाइट प्रीडेटर्स वगैरह जितने हैं, वो क्योंकि स्प्रे करेंगे तो वो तो फौरन खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से जब हमने सीड की ट्रीटमेंट की हुई है तो हमें स्प्रे नहीं करना पड़ता, जिस वजह से जो पैरासाइट प्रीडेटर्स वगैरह हैं वो महफूज रहते हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं, आई थिंक ये बहुत जरूरी है। हम चूंकि सारा मकसद ही सावी की भी कोशिश यही है कि हम किस तरह से जिम्मेदार की जो है उसकी फसल को नफा बख्श बनाएं। तो अगर आप समझते हैं कि शुरू में मतलब अगर किस स्टेज तक जो है अगेन वो पेस्ट कोटिंग की जरूरत है कि आप देखें कि कितने कीड़े हैं और कितने दिन तक स्प्रे। आप 30 डेज का कह रहे हैं कि 30 डेज के बाद रिकमेंडेड है कि 30 डेज के बाद ही पहला स्प्रे किया जाए? नहीं डॉक्टर साहब, हम तो कहते हैं कि जितनी देर भी डिले कर सकें डिले करें। 30 डेज जरूरी नहीं है, वो तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इतनी देर तक तो अगर आप सी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है 30-35 दिन तक डेफिनेटली रहता है। लेकिन पेस्ट स्काउटिंग उसके बाद आप जब करते हैं तो आप कोशिश करें कि जितनी भी देर तक स्प्रे डिले कर सकें, खासतौर पर वाइट फ्लाई की स्प्रे जो है जितनी भी आप डिले कर सकें उतनी करनी चाहिए, ताकि आपके प्रीडेटर पैरासाइट जो हैं जो आप काम कर रहे हैं वो कर सकें उसी तरीके से। क्योंकि अगर आपने पहला स्प्रे कर दिया जल्दी तो जो आपके प्रीडेटर पैरासाइट्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर लाजमन आपको बाद में स्प्रे जो है जल्दी करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये ना एक सॉरी अगेन मैं क्वेश्चन वो सोइंग की तरफ जाने लगा हूँ। तो ये एक नागे की बात कर रहे थे, तो वो नागे कैसे पुर करें? ठीक है जी। और अगर वो आपने मतलब 9 इंच बाद पौधा देखना है, जगह खाली है, तो नागों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो प्रैक्टिस क्या है। वो आपको करना चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप फर्टिलाइजर भी लगा रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, अगर आपके पौधों की मिकदार ही पूरी नहीं है तो जरा उसके ऊपर थोड़ी सी और रोशनी डालिए। डॉक्टर अर्शद साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर डॉक्टर फयाज साहब डॉक्टर साहब मेरी अर्ज ये है कि अगर तो आपने ड्रिल कास्ट की है ना तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि आपके लंबे जो है नागे जो हैं एक आपके पैच जो रह जाए, जिसमें ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी ड्रिल जो है बंद हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ जो एरिया है जो वहाँ पे सीड ही नहीं होता तो वो जर्मिनेशन वहाँ पे नहीं होगी, डेफिनेटली जो सीड ही नहीं है तो वो आपको बाद में पुर करना पड़ता है। उसका जो जब जर्मिनेशन हो रही होती है तो फौरन पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है वो नागे खाली जगह है, तो वो तो आप उस वक्त अभी जमीन बदतर होती है तो वहाँ पे जितनी जल्दी हो सके उसको पुर कर देना चाहिए। लेकिन जब बेड पे सोइंग करते हैं तो वो तो चोपे जो हाथ से चोपे लगाएं या ट्रैक्टर के साथ जो प्लांटर है उसके साथ चोपे लगाए जाएं, तो उसमें ये चांसेस नहीं होते कि खाली जगह बच जाए। तो उसमें ये होता है कि किसी जगह पे कोई पानी ऊपर चढ़ गया या पानी नीचे रह गया तो उसकी वजह से किसी किसी जगह पे जो होता है कि सीड जर्मिनेट नहीं किया, तो वो भी कोशिश यही करनी चाहिए कि जितनी जल्दी नमी वहाँ मौजूद है तो आप अगर वहाँ पे चौपे खाली जगह पुर कर सकें, सीड लगा सकें। खासतौर पे जो जो दोबारा बाद में सीड लगाना है तो उसको अच्छी तरह भिगो के लगाया जाए, रात को उसको भिगो दें सुबह तक अच्छी तरह ताकि वो भीगा हो, तो वहाँ पे गैप फिलिंग कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और जितनी जल्दी की जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। ओके, तो नॉर्मली आपका ख्याल है कि ये आपको तकरीबन एक हफ्ते बाद अंदाजा हो जाता है कि आप कब जाके देखें? एक हफ्ते तकरीबन एक बाद या हफ्ते के 10 अंदर दिन बाद? हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल सही ओके, आपने ठीक कहा। है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चाहूंगा कि हमारे कोई किसान भाई यहाँ पे हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो उनसे क्वेश्चन ले लेते हैं जी। आप अनम्यूट करें और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। अब्दुल हनान, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन आपको अगर हमारे दूसरे मीडिया से आए हों?
क्योंकि आज हमारा टॉपिक है, हम सिर्फ सोइंग और उसके अराउंड ही रह रहे हैं। वैरायटीज का तो शुरू में जिक्र किया, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हफ्ते जो है वो ज्यादा फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो अभी चूंकि अभी मेरे ख्याल में अगर परसेंटेज में देखा जाए तो बहुत कम एरिया पे अभी कॉटन ग्रो हुई होगी। जो फसल खाली थी, जो खेत खाली थे जहाँ पे फसल नहीं थी, वहां पर तो सोइंग स्टार्ट हो गई है। जहाँ पर अभी फसल गंदम की कटाई जारी है, वहां पर अभी एक तो कब तक वैसे आइडियल टाइम कब तक है, कब हमें जो है अपनी सोइंग को फिनिश कर देना चाहिए पंजाब में? पंजाब में डॉक्टर साहब नॉर्मली तो हम कहते हैं, खासतौर पर ये मुल्तान का इलाका जो है, यहाँ तो 1 मई से लेकर 1 जून तक काश खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन जितनी जल्दी काश हो सके उतनी काश करनी चाहिए। ज़्यादातर वायरस का प्रॉब्लम रहता है कि जितनी आप लेट काश करते हैं उस पर वायरस का हमला ज़्यादा होता है। देखने में यही है कि जो भी लेट काश करते हैं उस पर वायरस का हमला ज़्यादा होता है। इसलिए जितनी जल्दी काश करनी हो सके उतनी जल्दी काश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। और ये खासतौर फैसलाबाद का इलाका जो है, वहाँ मुल्तान से भी 15 दिन पहले काश शुरू हो जाती है, और उस इलाके में पहले काश को कर देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से मैं एक अर्ज करना चाहूँगा जी फैसल साहब, कि इस दफ़ा कुदरत की तरफ से ये एक मौसम ने फेवर किया है, तो गंदम की हार्वेस्टिंग जल्दी हो गई है और ज़्यादातर तकरीबन हो चुकी है, कुछ इलाकों में अभी रहती होगी। तो 15 अप्रैल तक तकरीबन काफ़ी हद तक हो गई है। तो ये ज़िम्मेदार भाई कोशिश करें कि ये अप्रैल में अगर काश्त कर लें तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिल जाएगा क्रॉप को और पैदावार ज़्यादा हो सकती है ना। तो जितना लेट करते जाएंगे उससे पैदावार में कमी आना शुरू हो जाती है। तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि आइडियली ये है कि जैसे अर्शद साहब ने बताया, अगर मई के महीने में ही काश्त मुकम्मल कर ली जाए तो वो बेहतर है। जैसे जैसे लेट करेंगे फिर और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जैसा कि वायरस। और इसके साथ साथ ये होता है कि अगर किसी किसान ने फसल जो है वो अप्रैल में काश्त की है और उस पे अगर इंसेक्ट वगैरह शुरू में आ गया है, तो जो बाद में काश्त होने वाली फसल है वो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, तो उसका बड़ा नुकसान हो जाता है और अखराजात उसके बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द काश्त कर ली जाए। सब ऐसा कोई मुआवजना है कि जो सोइंग मुख्तलिफ डेट्स पे होती है और उसका यील्ड पे कितना इफेक्ट होता है? जैसे हम गन्ना में तो कहते हैं कि जी अगर जो आपने 30 नवंबर के बाद हर दिन जो है आपका इतना कम हो जाता है, तो इसमें आपके पास कोई स्टेटिस्टिक्स हैं, नंबर हैं जो रिसर्च ने प्रूव किए हों प्लीज? जी बिल्कुल, हमारा जो एग्रोनॉमी का सेक्शन है ना, वो हर साल ये रिसर्च करते हैं और वो बाकायदा रिपोर्ट करते हैं हर साल। और उसमें यही है कि अप्रैल में जो है वो सबसे ज़्यादा पैदावार आती है, और जो मई की पैदावार है उससे कम होती है, और जून में तो उससे भी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि अप्रैल की काश्त जो है वो आइडियल है। तो आइडियल सिनेरियो ये है कि अप्रैल तक हम फिनिश करें, लेकिन जहाँ पर पानी का मसला है, जहाँ पर पानी नहीं है, उन इलाकों में किस तरह से इसको एड्रेस करें, कम पानी से कैसे करें? आपने शुरू में एक दफा बात की थी कि जीरो टिलेज की बात कर रहे हैं। जीरो टिलेज कैसे सूट करती है? कनक का वाढ है जब वाढ के बाद अच्छा अच्छा, इसमें ना दो बातें हैं। एक तो ये है कि मिनिमम टिलेज की तरफ जाया जाए। वो एक अलहदा एक कह लें कि टेक्निक है जिसमें फार्मर शायद अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ मल्चिंग का भी एक अपॉर्चुनिटी है जो फार्मर अवेल करना चाहें, जहाँ पे अगर राइस की पराली उनको अवेलेबल हो तो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीन को कवर कर दिया जाए मल्च के ज़रिए से, तो उससे पानी की मिकदार बहुत कम हो जाती है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ये दोनों सूरतें नहीं हैं और फार्मर के पास पानी है लेकिन कम है, पुअर फार्मर है, खाद के ज़्यादा पैसे नहीं है, तो फिर उसको पौधों की तादाद बढ़ा देनी चाहिए, हाई डेंसिटी की तरफ जाना चाहिए। और हाई डेंसिटी में ये होगा कि उसकी पैदावार ज़्यादा मुतासर नहीं होगी और कम इनपुट्स के साथ वो अच्छी पैदावार ले सकता है। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। मल्चिंग के ऊपर हमारे ट्रायल लास्ट ईयर हमने बड़े कंप्रिहेंसिव तरीके से किए हैं। उससे ज़मीन जो है वो ठंडी रहती है
और उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग बहुत बेहतर हो जाती है, और पौधे की हेल्थ जो है वो इतनी बेहतर होती है कि उस पर पेस्ट का अटैक भी हो रहा होता है लेकिन स्ट्रेस नहीं आती। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि फार्मर्स की कितनी रसाई है मल्च मटेरियल तक के वो कितना उसको अप्लाई कर सकता है। छोटा फार्मर आपने बहुत अच्छी छोटा बात की। ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? जी जमीन को ढांपना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट जो है उस पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जिस चीज पे धूप ज्यादा पड़ेगी, मिट्टी की बात कर लें, जमीन की कर लें, तो वो जल्दी खुश्क हो जाएगी। अगर वो ढांपी हुई होगी तो वो जल्दी खुश्क नहीं होगी, पानी का वक्फा उससे बढ़ जाता है। तो ज़ाहिर है जब ढांपी होगी तो उससे जो नामियाती मादा है वो भी बर्न नहीं होता, क्योंकि जो बैरन ज़मीन होती है ना, जो नेकेड कह लें कि सनलाइट को एक्सपोज हो रही होती है, उसका टेम्परेचर लास्ट ईयर हमने डॉक्टर ज़ाद साहब ने इस पर काफ़ी काम किया है, तो उसका टेम्परेचर जून के महीने में 70 डिग्री तक पहुंच जाता है, और जो कवर्ड की होती है उसका वही 37-38 के करीब रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिससे यस, और इसको बाकायदा हमने मेजर किया और काफ़ी लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है इस हवाले से। तो और इसके हमने न्यूट्रिएंट्स का एनालिसिस भी करवाया है और उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है जी, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं मल्चिंग की वजह से। आपने बहुत पते की बात की है। इसमें मेरे ख्याल में मैं चूंकि हमारे साथ अब चूंकि गिल साहब है माशाल्लाह कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर पर बहुत काम है, हम उनसे पूछते हैं जी गिल साहब सर गंदम दे वड नु किस तरह से जरा ना जी और मल्चिंग वास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं जी सर। मैं इससे पहले चूंकि हम इस प्रोग्राम में कॉटन की 2 अथॉरिटी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, और मेरी आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ दीज। डॉक्टर अरशद साहब चूंकि मेरे बैचमेट भी हैं, ब्रीडर हैं, हम सेक्शन फेलो थे, डॉक्टर फयाज साहब से भी इंटरेक्शन है, तो मैं इस हवाले से जब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया, डॉक्टर साहब ने अपने ट्रायल्स का दिया कि अगर मल्च की सिचुएशन में कॉटन काश्त की जाए, वो कवर हो तो उसके फायदे हैं। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं जी, मैं अगले प्रोग्राम के लिए या फ्यूचर के लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ इन दोनों टॉप मोस्ट ब्रीडर्स के लिए। एक तो सर ये है कि हमारी इस वक्त जो हम रेस्ड बेड पर कॉटन लगा रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट जिस तरह डॉक्टर फयाज साहब फरमा रहे थे, और वे बिल्कुल करेक्ट है कि 80 to 85% फार्मर्स जो है वो रेस्ड बेड पर चले गए। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा रेस्ड बेड और बाकी दुनिया का रेस्ड बेड जो है वो डिफरेंट है। उसमें ये है कि हम लोग करते हैं, बेड्स बनाते हैं, सिर्फ शेपिंग करते हैं, और जो हम उसकी प्लांटिंग करते हैं वो मैनुअली करते हैं। इज इट सो सर? जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो इस सूरत में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वक्त हमारे पास प्लांटर भी हैं, न्यूमेटिक प्लांटर्स भी हैं, मुल्तान में भी हैं, इंपोर्टेड भी हैं। तो अब जो नए चैलेंजेस हैं कॉटन के लिए, जिस तरह आपने जिक्र किया, हमारा अगला फ्यूचर यही है कि हम मल्च के अंडर कॉटन लेके आए। तो उस सूरत में एक तो ये है कि हमें देखना ये होगा कि पूरी दुनिया में, मैं थोड़ी सी बड़े अदब के साथ रिस्पेक्ट और ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ, कॉटन की दोनों अथॉरिटी, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं डॉक्टर अरशद साहब से भी लास्ट नाइट या पहले बात कर रहा था, मैंने कहा कि अब हमें ये देखना, शायद हमारे अलावा दुनिया में कोई और ही मुल्क कोई ऐसा होगा जो कॉटन को या दूसरी क्रॉप्स को मैनुअली प्लांट करता है। तो अब हमें इस चूंकि सावी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है डॉक्टर साहब ने, हम ये चाह रहे हैं कि दुनिया के किसी हिस्से में भी कोई अगर इनोवेशन मिलती है तो उस फार्मर के पास ले जाए, क्योंकि वो फार्मर जो कॉटन सो कर रहा है, जो इतनी इन्वेस्टमेंट करता है, वो डिजिटली या वो कनेक्टेड है, उसके पास मोबाइल भी है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो एक मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बेड प्लांटर है, बेड प्लांटिंग इंस्टेड ऑफ बेड शेपिंग, इसका एक्सपीरियंस जरा अगर कोई अच्छा बेड प्लांटर जो यूज होता है वो। दूसरा, मल्च की डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर खालिद महमूद साहब ने बात की, मैं ये करता हूं कि हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर चाइना अपनी सारी की सारी कॉटन जो है वो अपने कोस्टल एरिया से निकाल के वो डेजर्ट एरिया में ले गए हैं,
और वो 100% कॉटन जो वहां है वो कॉटन अंडर मल्च फिल्म, ड्रिप अंडर मल्च फिल्म टेक्नोलॉजी। वो जो है मल्च भी लेआउट होती है और उस पर ड्रिप टेप लगती है, और वो कॉटन हमसे और दुनिया की एवरेज से 3 गुना ज्यादा ले रहे हैं। मेरा ये सजेशन ये है टू बोथ ऑफ आवर लर्नेड ब्रीडर्स, हमें ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम अगर उनकी 100% है तो हमें कुछ इस तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि वो जो चाइनीज कॉटन अंडर ड्रिप फिल्म लगाते हैं उसका है कि वो टेप और व्हाइट मल्च वो लगाते हैं, हम ब्लैक मल्च भी कर सकते हैं, पेपर मल्च। तो उसके जरिए ये है कि वो जो आप फरमा रहे हैं, एक तो वो सीड उसको टेम्परेचर प्रॉपर मिलता है, तो इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, अगर नहीं है तो मैं सावी के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर खालिद महमूद साहब से, पीसीसी से, CCRI से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इसी सीजन में जो है हमें ये दोनों एस्पेक्ट्स को जो है वो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आजकल ना लेबर मिलती है ना और इशू, जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन हम प्लांटर से ले सकते हैं ना वो लेबर दे सकती है ना और तो ये 2 क्वेश्चंस मैं थोड़े से अदब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि मेरी आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ यू, डॉक्टर प्याज साहब एंड डॉक्टर अरशद साहब। तो ये मेरा ये है कि हमसे आज जो यूज कर रहा है, नेट कर रहा है, एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है, वो फार्मर, कॉटन फार्मर ये पूछता है कि जी मुझे इन 2 इंटरवेंशंस में किस तरह मैं कब तक लेबर का हॉस्टेज बना रहूंगा, और मुझे व्हाई कांट आई यूज, अगर कोई वो प्रिसीजन प्लांटर है जो कि मैं मुल्तान में जानता हूँ, कैप्टन साहब जो एग्रीटेक वाले हैं, उनका भी है और भी हैं, इंपोर्टेड भी अवेलेबल हैं, तो उस सूरत में जरा हमें मे भी अगले प्रोग्राम में अगर नहीं है तो मैं गुजारिश करूंगा कि हम ईद के बाद सावी की हमारे आपके साथ मीटिंग हो रही है, CCRI में हम आ रहे हैं, तो हम उसी चीज को हम अपने पहले फॉर्म पर टेस्ट करें और ये कहें कि एटलीस्ट हमारे इस फॉर्म पर हाथों से जो है वो हम रिप्लेस करेंगे विद मैकेनिकल बेड प्लांटर। और दूसरा वो ड्रिप अंडर टेप की हम ब्रीफिंग मुकम्मल तौर पर मैं वो दूंगा, जो किस तरह चाइनीज ने ट्रांसफॉर्म किया, वो इंतहाई सस्ती है और वो रिसाइकल भी हो सकती है, और उसके जरिए अगर हम खाद भी बचा सकते हैं, पानी तो 1/4 बचा सकते हैं, और इसी तरह बाकी जो है इंटरवेंशंस। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी मल्चिंग के लिहाज से, और बाकी जो है कॉटन की रेस्ड बेड पर मैकेनिकल प्लांटिंग। आई एम सॉरी फॉर दिस लॉन्ग कमेंट्स। आई थिंक आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, एंड आई थिंक वो मैंने शुरू में बात की थी ना कि हम बात कर रहे हैं कि वो एक ऐसी फसल जो पाकिस्तान का $21 बिलियन लेके आती है, और जिसमें हमारी 70% से ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हैं, और तकरीबन 40% से ज्यादा हमारी जो है वो जॉब्स उसमें से डिपेंडेंट हैं। तो आज किसी से $1 बिलियन लेने भी जाओ तो वो हमें कहाँ तक लेके जाता है, तो क्यों नहीं हम इसको इम्प्रूव करें। तो हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप सब्सिस्टेंस से इसको नेक्स्ट लेवल जो है वो एक कमर्शियल फार्मिंग, जिसपे मतलब ये इनोवेशंस हों और हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें। तो इसमें पहले पूछते हैं डॉक्टर अरशद साहब से पूछते हैं और फिर डॉक्टर फयाज साहब से पूछते हैं। अरशद साहब, सर आपका व्यू क्या है? डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लिए कॉटन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि जैसे आपने पहले भी फरमाया कि हमारा मेन जो ज़र मुबादला हम कॉटन से ही हासिल करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि 40% हमारी जो जॉब्स हैं या लेबर जो है वो कॉटन ही प्रोवाइड करती है। तो हम कॉटन में अब मैक्सिमम 14.6 मिलियन बेल तो ले चुके हैं 2005 में, और उसके बाद हम काफ़ी अरसे तक 13 मिलियन बेल पर सस्टेन करते रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल से हम बहुत ही कम पैदावार ले रहे हैं, जिसकी कई सारी वजूहत हैं। अब नेक्स्ट ईयर उम्मीद है कि क्योंकि इस साल इसमें सबसे ज़्यादा प्राइस का भी एक बहुत बड़ा आप कह लें कि रोल रहा है, जिस वजह से फार्मर जो हैं वो आप कह लें कि मायूस हुए, और जिसकी वजह से वो खर्चा भी नहीं करते। और दूसरा डॉक्टर साहब, कॉटन एक ऐसी क्रॉप है जिसमें आपकी पैदावार यकमुश्त आपके हाथ में नहीं आती, जैसे वीट है या दूसरी क्रॉप्स हैं। इसमें आप पहली पिकिंग लेते हैं, उस वक्त अगर फार्मर को अच्छी प्राइस मिलती है तो आगे इन्वेस्ट करता है,
और अगर उसको अच्छी प्राइस पहली पिक पे नहीं मिलती तो फिर इन्वेस्टमेंट छोड़ देता है, जिसकी वजह से प्लांट प्रोडक्शन, खास तौर पे प्लांट प्रोडक्शन वो छोड़ देता है, और जो बाकी फसल है वो जो पैदावार देनी होती है वो भी खत्म हो जाती है। और पिछले सालों में हमारा यही असर होता रहा है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस साल प्राइसेस बहुत अच्छी रही हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जो एरिया है वो भी डिक्रीज होगा और फार्मर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेगा, दिलचस्पी भी लेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर हमारी क्रॉप इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर फयाज साहब। मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, आई थिंक टाइम अप हो गया है, हमें इस बैठक को रैप अप करना है। जी फयाज साहब। जी डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, जो गिल साहब ने फरमाया बिल्कुल बजा फरमाया। लेबर की बहुत बड़ी शॉर्टेज है और फार्मर्स को लेबर पिकिंग के लिए या सोइंग के लिए वो दूसरे इलाकों से लेकर आते हैं, ट्रालियों में बेचारे उनको लेकर आते हैं फिर छोड़ कर आते हैं। तो बहुत सारे फार्मर्स इस वजह से परेशान है कि हम कॉटन कैसे लगाएं, हमारे पास लेबर नहीं है। तो ये इशू नो डाउट है। जहाँ तक बात है मल्चिंग की, जो नेचुरल मटेरियल है, प्लांट मटेरियल या प्लांट रेजिड्यूज हैं, वो शायद इतने अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है मुल्क के अंदर, और लोकेलिटीज़ के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हर फार्मर के लिए मल्च को इस्तेमाल करना शायद पॉसिबल नहीं है। तो हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा जो फिजिबल भी हों, बायोडिग्रेडेबल भी हों, और एनवायरमेंटली उनके अंदर कोई ऐसा इशू ना हो कि वो ज़मीन को पोल्यूट ना करें, ज़मीन के लिए बल्कि हेल्पफुल हों। तो ऐसे मटेरियल्स को हमें सर्च करना होगा जो मल्चिंग के तौर पे काम कर सकें। और नो डाउट इसमें पानी की बचत है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो साइल की रीजनरेशन है उसका बड़ा मल्चिंग जो है उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अब इन चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि लेबर की शॉर्टेज है, तो ज़ाहिर है फिर हमें प्लांटर की तरफ और रेज्ड बेड पे जो प्रिसीजन प्लांटर है उसकी तरफ नो डाउट आना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यही हल है अगर कॉटन को हमने सस्टेन करना है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज साहब, बहुत शुक्रिया। आई थिंक आज की बैठक में हम इख्तिताम होने जा रही है, और आई थिंक मैं इस मतलब हम जिद्दत की तरफ जाना है, हमें बढ़ना है उन चीज़ों को। मैं जिस कंट्री में, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, यहाँ पर ये इनने जो था मेरे ख्याल 16 सेंचुरी में ये तब भी जो थे नाली से घोड़ों के पीछे वो नाली से काश्त करते थे, तो वो भी उस वक्त भी मैकेनिकल था। तो अब हम 400 साल बाद भी अगर हम वही हाथ से कर रहे हैं, तो इसका सोशल एस्पेक्ट भी है, लेकिन ये है कि इसका जो है यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और अगेन आई थिंक जो आपने बहुत अच्छी बात की मल्चेस के, जो अगर कोई और जो वेस्टेज है, जो मे बी शुगर फैक्ट्री की वेस्टेज है, वो आजकल वेस्टेज नहीं रही, वो तो आप बहुत कीमती चीज हो गई है। आप उसे अगर खेत पे फैला सकें, या अपने गंदम अगर काटते हैं तो गंदम के जो वेस्ट है या जो उसके जो चिमुंडियां हैं, तो आई थिंक ये इंशाल्लाह डिस्कशन नेक्स्ट लेवल पे भी रहेगी। लेकिन ये मैसेज आपका बहुत क्लियरली गया आज कि हमें जो है, अच्छा इसका एक और फायदा भी था जो हमने इसको टच नहीं किया, वो वीड्स का भी है कि जब मल्चिंग आप करते हैं तो वो आपकी वीड्स भी नहीं होती है। ठीक है जी, तो ये हमने एक ट्रायल देखा था बरानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, बल्कि गिल साहब इस पर थोड़ी सी और रोशनी डालेंगे और फिर इसको कल फिनिश कर दिए। गिल साहब आपके ओवर टू यू एंड देन वी विल कंक्लूड दिस सेशन। जी जी। मैं सर यही कहता हूं कि जी हमें शुरुआत करनी चाहिए। अगर यही जो है प्रिसीजन प्लांटर और फिर मल्च, बोथ रेजिड्यू मल्च और जो है दूसरी मल्च जो मैंने पहले अर्ज किया, तो हम कल मतलब इट डज नॉट रिक्वायर असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और एनीबॉडी एल्स। हम वहां बैठ के 4-5 एकड़ 10 एकड़ पर शुरू कर सकते हैं, एंड देन वी कैन टेल द फार्मर्स। क्योंकि इस वक्त 21वीं सदी में फार्मर देखता है कि टेक्सास में कॉटन किस तरह काश्त होती है और दुनिया में किस तरह काश्त होती है, तो वी कैन टेक ए स्टार्ट। तो उस सूरत में हम ईद के बाद ये सावी टीम आ रही है, डॉक्टर अरशद साहब ट्राई कर रहे हैं उधर, उनको वहां कॉटन कमिश्नर जो हमारे हैं टालपुर साहब और दूसरे सारे खालिद अब्दुल्ला साहब, उनको, तो हम एक छोटा